नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। पिछली 1 से 30 एपिसोडों में आपने FST 001 के खंड 1 से खंड 5 तक की 19 इकाई तक का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन किया। आज एपिसोड 31 में इकाई 20 से आगे का अध्ययन करेंगे। इकाई 20 वैज्ञानिक संभावनाएं एवं सामाजिक वास्तविकताएं। पिछली इकाई में आपने भोजन और कृषि के बारे में पढ़ा। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ गए होंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लगातार योगदान के कारण ही कृषि उत्पादन में उच्च स्तर की बढ़ोतरी हो सकी। इसलिए हम यह आशा करते हैं कि अब आपको इस विषय की अच्छी जानकारी हो गई होगी। इस इकाई में हम खेती से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यद्यपि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन हमारे समाज के बहुत बड़े भाग को इसका लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी लाखों लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। हमारे लिए यह एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर वह क्या है जिसके कारण हमारी प्रगति से मिलने वाले फायदों को जनता के सभी वर्गों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। हमें यह भी जानना होगा कि आधुनिक तकनीक को अपनाने के साथ साथ हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में आने वाले परिवर्तन वर्तमान स्थिति को किस तरह सुधार सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह चर्चा कर सकेंगे कि वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग से कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी खेती करना किस तरह संभव है। आधुनिक खेती से संबंधित समस्याओं को पहचान सकेंगे। पैदावार बढ़ाने की मनुष्य की क्षमता और उस पैदावार का उपभोग करने की सामाजिक अक्षमता के बीच मेल न होने के कारण को भी समझ सकेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का महत्व भी आप समझ सकेंगे और समाज को समझा भी सकेंगे। 20.2 विशेष क्षेत्रों में कृषि। हमारे देश की जलवायु में काफ़ी विविधता है और यहाँ की मिट्टी की अनेक किस्में हैं, जिसके फलस्वरूप खेतीबाड़ी में भी विविधता की भरमार है। देश के कभी एक भाग में तो कभी दूसरे भाग में कृषि गतिविधियाँ होते रहने के कारण पूरे साल खेती का काम चलता रहता है। खाने की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जिन प्रदेशों में खेती करना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल तो जरूर माना जाता था, उनमें भी अब खेती होने लगी है। ऐसे प्रदेशों में सामान्य फसलों के लिए जो नमी, सही तापमान आदि कारक चाहिए वे उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए ऐसे प्रदेशों में वे पौधे उगाए जाते हैं जो इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें और इसी कारण इस क्षेत्रों में हिष्ट पुष्ट पशु पाले जाते हैं। इस भाग में हम ऐसे 3 विशेष क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। 20.2.1 शुष्क प्रदेश, एरिड जोन। हमारे देश के प्रमुख शुष्क क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और लद्दाख तक फैले हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इनमें लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी है जो लगभग 70,000 किलोमीटर है। शुष्कता और निम्न तापमान के कारण यहाँ खेती साल में लगभग 5 महीने ही होती है। इसलिए यहाँ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पकने में कम समय लगता है और जो भयंकर सर्दी भी बर्दाश्त कर सकती हों। कुछ किस्म के अनाज, तिलहन और चारा घास ऐसी ही फसलें हैं। लद्दाख में पश्मीना बकरियों का पालन फायदेमंद हो सकता है, जिनके बालों की मांग शॉल और पहनने के वस्त्र बनाने के लिए बहुत अधिक है। हमारे देश में लद्दाख ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां 2 कोहान वाले बैक्टीरियन ऊँट पाए जाते हैं। इस ऊँट का ठंडे रेगिस्तान में थोड़ी दूर पर स्थित जगहों के बीच परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है और इससे दूध और मांस और ऊन भी मिलता है, लेकिन इसके संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है और इसके प्रजनन के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मुश्किल से इस जाति के 56 नमूने ही पाए जाते हैं। गर्म रेगिस्तान वाले प्रदेशों में जैसे कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में बहुत तेज धूप के कारण वाष्पन की दर बहुत ऊंची है, लेकिन इन प्रदेशों के काफ़ी क्षेत्रों में भूमिगत जल का पर्याप्त भंडार है जिसे वैज्ञानिक तरीके से काम में लाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का पूर्वानुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता और वर्षा 100 से लेकर 450 मिलीमीटर
तक होती है। फिर भी इन प्रदेशों में बहुत ही उत्तम नस्ल के मवेशी, भेड़ें और बकरियां होती हैं। कई जगहों पर तो मवेशियों की संख्या आदमियों से भी अधिक होती है। इन प्रदेशों में ऐसी घास और वृक्ष होते हैं जो वहाँ की परिस्थितियों के लिए बहुत अनुकूल हैं और यहीं की ज़मीनों का प्रबंध सुविधापूर्वक किया जा सकता है। जहाँ एक ओर चरने वाले पशुओं की आबादी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर चराई के काम आने वाले क्षेत्र घटते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा भागों में अब फसलें उगाई जा रही हैं। इस स्थिति को अब बदलना होगा, यानी उन जगहों को चारागाह में बदलना होगा जहां खेती होती है, नहीं तो पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा। आइए अब हम यह देखें कि किस तरह हम इन क्षेत्रों में ऐसे पेड़ लगाएं जो काम में लाए जा सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, और कौन से पौधे इन जगहों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। शुष्क क्षेत्र में बेर और अनार जैसे फल वाले वृक्ष और अकेसिया, प्रोसोपिस और यूकेलिप्टस जैसे ईंधन देने वाले पेड़ लगाने की बहुत गुंजाइश है। ऐसे क्षेत्रों में भूतल को बचाने वाले पेड़ों को एक बड़ी संख्या में लगाकर हवा से होने वाली मृदा के अपरदन को कम किया जा सकता है। इससे चारागाहों की स्थापना में मदद मिलेगी। बाद में ऐसी जमीन को बाजरा और मूंग की दाल उगाने के काम में भी लाया जा सकता है। अब हम इस क्षेत्र के दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे। रेगिस्तानी इलाकों में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसे खाना पकाने, कमरों या वस्तुओं को गर्म करने तथा रोशनी करने के काम में लाया जा सकता है। ऐसा करके ईंधन देने वाले पेड़ उगाने की मजबूरी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस क्षेत्र में मिलने वाले मवेशियों की संख्या बहुत है। इन मवेशियों के गोबर को ज़्यादातर ईंधन के रूप में जलाया जाता है, लेकिन इसे मिट्टी में मिलाना इसका अधिक अच्छा उपयोग होगा ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। इसलिए हमें गोबर जैसे संसाधन का परंपरागत उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। इससे शुष्क जमीनों और वहाँ रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा और इस तरह देश को भी फ़ायदा होगा। रेगिस्तानी प्रदेशों में सौर ऊर्जा को दूसरे तरीक़ों से भी काम में लाया जा सकता है। यहाँ पानी आमतौर पर खारा होता है। सौर भवकों की सहायता से इस खारे पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। शुष्क क्षेत्रों में जब वर्षा होती है, जैसा कि हमने वर्ष 1988 में देखा, तब जमीन में ऐसी घास, झाड़ियाँ और वृक्ष लगाने के संगठित प्रयास किए जाने चाहिए जो उस समय जल्दी लग जाएं, जबकि मिट्टी नम हो। हमारे पास अकेले के ऐसे कोड या आंकड़े हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि वर्षा न होने पर लोगों और पशुधन के कष्टों को किस प्रकार कम किया जा सकता है। अब इस तरह यह आवश्यक है कि हम एक उचित मौसम कोड बनाएं ताकि लोग यह जान सकें कि अच्छी बारिश पर उन्हें क्या बोना चाहिए। 20.2.2 सूखी भूमि। सूखी भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भोजन का लगभग 42% भाग इनसे ही मिलता है। इन जमीनों से हमें न केवल ज्वार, बाजरा और दालें, बल्कि कपास और मूंगफली भी मिलती है, जिन पर हमारे उद्योगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर है। हमारी खेती की ज़मीनों का लगभग 74% हिस्सा सूखी भूमि का है। ये ज़मीनें पूरी तरह वर्षा के अधीन हैं। इन ज़मीनों पर फसलों का लहलहाना पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। बरसात बहुत जल्दी या बहुत देर से शुरू होती है, या फिर बरसात शुरू तो समय पर हो लेकिन जल्दी खत्म हो जाए। यह भी हो सकता है कि बारिश के बौछारों के बीच का अंतराल काफ़ी लंबा हो। जब वाष्पन और मिट्टी में पानी का रिसाव वर्षा से अधिक हो तो इन ज़मीनों पर सूखा पड़ जाता है, पीने के पानी की कमी हो जाती है और फसलों की पैदावार नहीं होती, जिनके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है तथा दूसरे कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। जल संरक्षण की अच्छी तकनीकें उपलब्ध होने और ऐसी फसलें सुलभ होने के कारण जो थोड़े से पानी में ही जल्दी उगती हैं, सूखी भूमि से फसलों की उपज अस्थायी रूप से प्राप्त की जा सकती है। सूखी भूमि में पानी एक सीमित साधन है, इसलिए बह जाने वाले पानी को जितना संभव हो सके सामुदायिक तालाबों में इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि फसलों की सिंचाई की जा सके। लाल मिट्टी वाली सूखी जमीनों में गहरी जुताई से जल संरक्षण में सहायता मिलती है।
काली मिट्टी वाली जमीनों में सतही जल निकास और अच्छे जल प्रबंध के द्वारा एक समय में 2 फसलें बोना संभव है। वृक्ष में पत्तियों और फसलों के अवशेषों को मिलाने से मृदा की बनावट में सुधार किया जा सकता है और इसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर अरहर और अरंडी जैसे फसलें जिनकी जड़ें गहरी होती हैं इन प्रदेशों में बोई जाएं तो मिट्टी की भौतिक दशा और भी सुधर जाती है, क्योंकि इन फसलों की जड़ें मिट्टी में कार्बनिक या जैव पदार्थ मिलाती हैं। ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, कुसुम, सरसों, मूंगफली, विभिन्न दालों और कपास की ऐसी किस्में जो कम समय में ही उग जाती हैं और पानी की कमी को सह लेती हैं, उपलब्ध होने के कारण अब सूखी भूमि पर विविध प्रकार की खेती करना संभव हो गया है। फसलों की अनेक किस्मों और फसल चक्र के कारण किसान के लिए अलग अलग जलवायु और मृदा के किस्मों के हिसाब से उचित फसल का चुनाव करना आसान हो गया है। 20.2.3 पहाड़ियाँ। हमारे देश के पहाड़ी प्रदेशों में जनजातियां खेती करने के लिए एक पुराने तरीके को अभी भी अपनाए हुए हैं, जिसे झूम खेती या काटो और जलाओ या पोडू खेती कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार पहाड़ियों पर जमीन की एक भाग की वनस्पति का सफाया कर दिया जाता है और पेड़ों को जला दिया जाता है। यह राख मिट्टी में मिल जाती है जो बाजरे के फसल के लिए अच्छी साबित होती है। इससे पैदावार बढ़ जाती है, जिससे जनजातीय किसानों की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। फसल की कटाई के बाद इन जनजातियों के लोग उस जमीन को छोड़ देते हैं और पास वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां पर यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। जिस जमीन पर एक बार झूम खेती कर ली जाती है, लगभग 5 साल में उसकी उपजाऊ शक्ति सामान्य हो जाती है और वहां फिर से झाड़ियां उगाती हैं। जनजातियां उस स्थान पर लौटकर फिर से उसी पुरानी तरीके से खेती करती हैं। वैसे तो यह विधि बहुत आकर्षक लगती है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। यह पद्धति उन दिनों में तो उपयोगी सिद्ध होती थी जब आबादी कम थी और झाड़ियों में जंगलों की भरमार थी। आज हालात हैं कि जनजातियों के पास इतनी जमीन नहीं है कि वे स्थान परिवर्तन करते रहें। इसका यह परिणाम निकलता है कि वे जमीन की उसी टुकड़ी पर बार बार जुताई बुआई करते हैं। जमीन में खाद न के बराबर दी जाती है और मिट्टी को इतना समय नहीं मिल पाता है कि उसके पोषक तत्वों की हानि की प्राकृतिक रूप से पूर्ति हो सके। इसका नतीजा यह होता है कि हर साल उपज घटती जाती है। मृदा अपरदन से यह समस्या और भी बढ़ती जाती है। आप शायद आश्चर्य कर रहे होंगे कि हमारे पहाड़ी प्रदेशों की इन कृषि समस्याओं का कोई हल है या नहीं। हाँ, इन समस्याओं का हल है। मिट्टी की ढलान और गहराई तथा जल की उपलब्धता के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने खेती की एक दिलचस्प पद्धति निकाली, जिसमें लागत कम है और जमीन की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाती है तथा पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन भी कायम रहता है। इस पद्धति में पहाड़ियों के ऊपर भाग में वन लगाए जाते हैं। उसके बाद नीचे के क्षेत्र में फल वाले पेड़, फलियों वाले पौधे और बहुवार्षिक चारा घास लगाए जाते हैं। फलियों वाले पौधों की जड़ें नाइट्रोजन का यौगीकरण करती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाती हैं। इसके बाद के निचले क्षेत्र में सीढ़ीदार खेतों में मिलीजुली फसलें उगाई जाती है। इन सीढ़ीदार खेतों का निर्माण सस्ते साधनों से किया जाता है। इनमें स्थानीय रूप से मिलने वाली मिट्टी और अन्य सामग्रियों से बांध बनाए जाते हैं। इसमें इतना पानी एकत्र होता है जो सिंचाई के लिए और मछली पालन के लिए काफ़ी होता है। मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी और खूमी की खेती और संबंधित गतिविधियों से एक ऐसी कृषि प्रणाली विकसित होती है जो अपने आप में आत्मनिर्भर और पूर्ण होती है तथा जो पारिस्थितिक तंत्र से पूरी तरह मेल बनाए रखती है। अब तक आप यह पढ़ चुके हैं कि ज्ञान में वृद्धि के कारण हम इस योग्य बन सके हैं कि दुर्गम क्षेत्रों में सुचारू रूप से खेती बाड़ी कर सकें। अब हम एक विशिष्ट समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी हमारे किसानों के लिए एक बड़ी भारी समस्या है। आइए अब हम यह देखें कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। 20.3 लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का सुधार। शताब्दियों तक हमारी मिट्टी की उपेक्षा और कुप्रबंध का यह नतीजा है कि ये लवणीय और क्षारीय हो गई हैं।
इस प्रकार लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन पर असर पड़ा है। इन अनउपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों का क्षेत्रफल शुष्क राजस्थान और गुजरात में लगभग 25 लाख हेक्टेयर, काली मिट्टी वाले प्रदेश में 14 लाख हेक्टेयर और तटीय प्रदेशों में 21 लाख हेक्टेयर है। क्षारीय मिट्टी में सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। ऊपर बताई गई दोनों तरह की मिट्टियों में लवणों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि फसल की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। 1968 से हुए अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप ब्रैकिएरिया म्यूटिका, पैनिकम एंटीडोटेल और साइनोडोन डैक्टिलॉन जैसे चारा घासों और प्रोसोपिस चिलेंसिस, अकेसिया निलोटिका और शंकर यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों की जातियों की खेती से अब क्षारीय मिट्टी का सुधार करना संभव है। अगर पेड़ों को ऐसे छोटे छोटे गड्ढों में लगाया जाए जिनमें खाद में थोड़ा सा जिप्सम मिलाकर डाला गया हो तो वे जल्दी लग जाती हैं। घास द्वारा भूमि सुधार के बाद के पहले ही साल में इस मिट्टी में दूसरी फसलें लगाई जा सकती हैं। ऐसे मामलों में चावलों की खास किस्मों की खरीफ की फसल में और गेहूं के रबी की फसल में बोया जा सकता है। इन फसलों की बहुत ही अच्छी पैदावार हो सकती है। लवणीय मिट्टी के प्रबंधन में जल निकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। लवणीय मिट्टी में भूमि जल स्तर ऊंचा होता है। 1 मीटर गहरी और 30 मीटर की दूरी पर बनाई गई जल निकास नालियां भूमि जल स्तर को बहुत कारगर ढंग से नीचे ले जाती हैं और मिट्टी की लवणता को घटाने में मदद देती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जल निकास की लागत अधिक है, लेकिन हमें इतिहास से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए। मेसोपोटामिया में जल निकास की जो व्यवस्था की गई थी वह ठीक नहीं थी और इस जगह से वहां बढ़ती हुई लवणता ने उस देश को गेहूं की खेती छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार लवणीय मिट्टी ने सुमेरियन सभ्यता को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊपर बताए गए तरीकों से सुधारी गई मिट्टी में ज्वार, मक्का और गेहूं की फसलें जिन पर लवणता का प्रभाव नहीं पड़ता उगाना लाभकारी होता है, जबकि ऐसी मिट्टी में भूमि सुधार से पहले किसी भी प्रकार के पौधे का उगना संभव नहीं होता। 20.4 आधुनिक कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं। आधुनिक कृषि का उद्देश्य समय, स्थान और ऊर्जा की अल्पतम मात्रा में अनाज की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करना है ताकि हमारी बढ़ती हुई आबादी को भरपूर खाना और अन्य कृषि उत्पाद मिल सके। 1950 के दशक के बीच में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि एशिया और अफ्रीका के किसान 1 क्विंटल 100 किलोग्राम अनाज पैदा करने के लिए औसत 2.5 से लेकर 10 दिन तक का समय लगाते थे। इतना ही अनाज पैदा करने के लिए फ्रांस में 3 घंटे का समय लगता था और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में तो सिर्फ 6 से लेकर 12 मिनट तक का ही समय लगता था। यह तथ्य ही विकासशील और विकसित देशों के बीच आमदनी, क्रय शक्ति और जीवन शैली के बीच के अंतर को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक किसान 1 किलोग्राम गोमांस प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए 65,000 किलो कैलोरी ऊर्जा और 1 किलोग्राम गेहूं के प्रोटीन के उत्पादन के लिए 2860 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है। यह अधिकतर पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक तेल संसाधनों से प्राप्त रसायनों का तथा मशीनों का उपयोग करता है। ये सब चूक जाने वाले गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। इसकी तुलना में एशिया का किसान 1 किलोग्राम चावल से मिलने वाला प्रोटीन पैदा करने के लिए ऊर्जा की 286 किलो कैलोरी खर्च करता है। वह इस ऊर्जा के लिए मानव और पशु ऊर्जा के अलावा नवीकरण कृषि आधारित और कार्बनिक पदार्थों का अधिकतर उपयोग करता है। इसकी प्रौद्योगिकी ऊर्जा किफ़ायती मगर श्रम साध्य और समय खर्च करने वाली है। कुछ प्रेक्षकों का यह मानना है कि औद्योगिक राष्ट्रों का कृषि उत्पादन गैर नवीकरणीय संसाधनों पर इतना अधिक आश्रित है कि पृथ्वी के तेल और कोयला जैसे संसाधनों के समाप्त हो जाने का यह स्पष्ट खतरा है, जो कि मानव जाति के लिए विनाशकारी है। अगर हमने कृषि को पश्चिम के स्तर तक ही आधुनिक बना लिया तो हम वह सब पैदा कर सकेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, और यह सब कुछ संभवतः
कृषि कार्य में जुटी जनशक्ति के 10वें हिस्से से कर सकेंगे। सवाल यह है कि बाकी बचे हुए लोग क्या करेंगे? क्या वे बेरोजगार हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो वे खेती से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को कैसे खरीद पाएंगे? यद्यपि यह सच है कि विकासशील देशों में इतनी कम ऊर्जा के उपयोग से होने वाली खेती के कारण उनका जीवन स्तर मुश्किल से मात्र भरण पोषण तक ही सीमित रहता है। इससे विकास की गति मंद हो जाती है और कुपोषण पर काबू नहीं रहता। लेकिन औद्योगिक देशों की नकल करना भी घोर संकट में फंसना होगा। शायद बीच का रास्ता अपनाना ही अधिक सुरक्षित रहेगा। हमें चाहिए कि आधुनिक विज्ञान और आधुनिक विचारों का उपयोग गैर नवीकरणीय सामग्रियों और ऊर्जा का उपयोग कम करने में, अच्छे बीज और अच्छी शस्यन पद्धतियों के उपयोग में और जमीन, पानी तथा पौधों की पत्तियों और तनों आदि की बर्बादी रोकने में करें। कुछ उत्साही व्यक्तियों का विचार है कि हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया के अन्य देशों को देखते हुए हमारे देश में रासायनिक उर्वरक की सबसे कम खपत होती है और जापान या यूरोप के मुकाबले तो यह छोटा सा अंश मात्र है। खेतों के लिए किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि कुछ मामलों में बड़ी मात्रा में जैव खाद या कार्बनिक खाद की अपेक्षा रासायनिक उर्वरक ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनमें से बहुत अधिक ऊर्जा होने के कारण इनको सावधानी से काम में लाना चाहिए। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से इनकी बहुत बड़ी मात्रा सिंचाई या बारिश के पानी में बह जाता है, जो बाद में नदियों और तालाबों को प्रदूषित करती है। हमारे वैज्ञानिक रासायनिक उर्वरक और जैव खाद के विवेकपूर्ण मिश्रण को काम में लाने की सिफारिश करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के सामने चुनौती यह है कि बदलते हुए समय की आवश्यकताएं पूरी करते हुए परंपरागत कृषि को उपयोगी बनाए रखें। प्रत्येक हेक्टेयर जमीन के ऊपर लगभग 87,000 टन वायुमंडल और लगभग 70% नाइट्रोजन है, जिसकी पौधों को जरूरत है। हमें विभिन्न दालें, फलियां और मटर जैसे पौधों को बड़े पैमाने पर उगाकर इस प्रचुर संसाधन का लाभ उठाना चाहिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले इन पौधों की इस महत्वपूर्ण भूमिका से आप पहले ही परिचित हैं। उर्वरक की तरह ही हमारे देश में जीवनाशक व कीटनाशक पदार्थों की खपत इतनी थोड़ी है कि इस बारे में जो स्थिति विकसित देशों में है, हमारे देश में वैसी कतई नहीं है। अभी हाल में जो अधिक उत्पादन वाली फसलों की किस्में काम में लाई जा रही हैं, उनकी वृद्धि इतनी अच्छी होती है कि हानिकारक जीव उनकी ओर उसी तरह आकर्षित होते हैं जिस तरह हम स्वाद भरे खाने की ओर आकर्षित होते हैं। पौधों को रक्षण देने वाले रसायन तभी सुरक्षित हैं जबकि उनका उपयोग पूरी तरह वैज्ञानिक सलाह के अनुसार किया जाए। इनके अत्यधिक और गलत इस्तेमाल से हानिकारक अवशेष बचे रह सकते हैं जो हमारे पर्यावरण और विशेष रूप से हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं। हानिकारक जीवों के नियंत्रण पर अनुसंधान किए जाने की तुरंत आवश्यकता है। देश में हाल ही में हुए कृषि विकासों के बारे में काफ़ी विचार विमर्श हुआ और जिसके फलस्वरूप जमीन के बड़े बड़े भागों में गेहूं और चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्में बोई गई। इनमें से अधिकतर फसलों को उर्वरक और सुनिश्चित समय पर पानी दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसी फसलों में भरपूर बड़े बड़े खेत अधिक हानिकारक जीव आकर्षित करते हैं और इसलिए जीवनाशक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरकों और जीवनाशक पदार्थों के उत्पादन के लिए न केवल ऊर्जा की आवश्यकता होती है बल्कि ऐसे तकनीकों की भी आवश्यकता होती है जिसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में हरित क्रांति हुई है और हमारा कृषि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे देशों पर निर्भरता भी बढ़ गई है। दूसरी दुविधा यह है कि इसी तरह की खेती जहां रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो और सिंचाई तथा फसलों की रक्षा की कड़ी व्यवस्था की आवश्यकता हो, उन किसानों द्वारा और अच्छी तरह से की जा सकती है जिनके बड़े बड़े खेत हों। हमारे देश की अधिकतर जमीन के मालिक ऐसे किसान हैं जिनके खेत छोटे छोटे हैं और जो आधुनिक विकास का पूरी तरह लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए जैसा कि पहले बताया गया है, दूसरी चीज़ों के साथ साथ ऐसे कृषि ने ग्रामीण क्षेत्रों में धनवानों को अधिक धनवान और गरीबों को अधिक गरीब बना दिया है। एक विचार यह भी है
कि कुल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है और आधुनिक प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने और छोटे पैमाने की खेती में कोई भेदभाव नहीं करती, बशर्ते कि छोटे किसान भी उचित पद्धति को अपना लें। लोगों में व्याप्त गरीबी और अज्ञान को देखते हुए व्यवहारिक रूप से यह बात मुश्किल लगती है। हमारे जैसे बड़े देश में अगर पैदावार में 10% की कमी हो जाती है तो भूखमरी का खतरा पैदा हो जाता है, और अगर उत्पादन में 10% की वृद्धि हो जाती है तो फिर भंडारण, अनाज सड़ने, बाजार में भरमार और किसानों द्वारा घबराकर कम कीमत पर बेचने जैसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। सब्जियों, फलों, अंडों, मछली, दूध और उनसे बनी चीज़ों के मामले में यह समस्याएं और भी गंभीर हैं, क्योंकि यह सब जल्दी ही खराब हो जाने वाली वस्तुएं हैं। इस समस्या से निपटने का केवल एक ही रास्ता है और वह है किसानों को उत्पादन लागत के आधार पर न्यूनतम कीमत की गारंटी दी जाए और इस बात की तसल्ली दी जाए कि परिवहन, संसाधन और पैकिंग करने की अच्छी तथा पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी ताकि उपभोक्ता को उसके दरवाजे पर ही माल मिल सके। अगर संसाधन और पैकिंग का काम हमारी अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी से किया जाए तो यह बहुत उत्तम होगा। इसके अलावा अगर विदेशी कंपनियों द्वारा संसाधित खाद्य सामग्री का निर्यात किया जाता है तो हम अपने लोगों को ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थों से वंचित कर देंगे जिनकी उनको बहुत आवश्यकता है, जैसे कि सुखाई गई सब्जियां, फलों का गूदा और रस तथा मछली प्रोटीन आदि। भारतीय बाजार में इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। इस तरह आप देखते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए और अपने देशवासियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विज्ञान बहुत योगदान दे सकता है। विज्ञान एक प्रगतिशील कृषि उत्पादन बनाए रख सकता है, बशर्ते कि जन नीतियां भी उसके अनुसार बनाई जाएं। 20.5 मनुष्य की उत्पादन करने की क्षमता और उस उत्पाद का उपभोग करने की सामाजिक अक्षमता के बीच संतुलन। हमारे देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके उत्पादन के लिए अब हमारे पास वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे गरीब लोग बहुत अधिक हैं जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं मिला है, इसलिए वे जो कीमत अदा कर सकते हैं उतने में उन्हें खाना प्राप्त नहीं होता। जब तक हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलता को सही तरह से ग्रामीण तथा शहरी विकास कार्यक्रमों द्वारा अमल में लाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक सहारा नहीं मिलता, तब तक गरीबी और कुपोषण का भय बना ही रहेगा। हमारे देश में लगभग 5,55,00,000 लोग खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। इनके पास न तो जुताई के लिए जमीन है और न ही पालने के लिए पशु हैं। वे कठोर परिश्रम करने को तैयार हैं और शाम तक भुगतान किए जाने की आशा करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी कमाऊ खाऊ तरह की है। इन्हें रोजगार दिलाने के लिए जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन अनेक ऐतिहासिक कारणों से हमारे देश में रोजगार देने को खैरात बांटने के बराबर समझा जाता है और नौकरी तलाश करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि मानो वह समाज पर एक बोझ हो, जबकि वास्तविकता यह है कि वह अपनी सेवाएं पेश कर रहा है, भले ही वे सेवाएं साधारण हो। ऐसा वह अपनी भलाई और देश की भलाई के लिए करता है। नीतियां बनाने वालों से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यकर्ताओं तक हर स्तर पर हमारे सामाजिक ढांचे और दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। नौकरी के अवसर प्रदान करने को राष्ट्रीय सेवा का एक प्राथमिक मुद्दा मानना चाहिए। रोजगार के साधन हो सकते हैं 1. सरकार के विकास कार्यक्रम और 2. सामूहिक कार्य, जिसे बैंकों से वित्तीय सहायता और ग्राम सहकारी समितियों से सहयोग मिले। विपणन, भंडारण, परिवहन, वितरण, संसाधन और ग्राहक सेवा अकेले गांववासियों के बूते से बाहर हैं। यह सब ग्राम सहकारिता से हो सकता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंडियों से जुड़ी हुई हैं। सरकार ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हाथ में ले सकती हैं जो देहातों में सिंचाई, पीने के पानी की सप्लाई और पक्की सड़कों तथा सुनियोजित मकानों के निर्माण से संबंधित हों। इन अस्थायी राष्ट्रीय कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, और गांव वालों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी।
ग्राम सहकारिता समितियों को चाहिए कि बैंक और बीमा एजेंसियों की मदद से इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, जिनका समाधान सामूहिक कार्यों द्वारा ही संभव है। वन संसाधनों का तेजी से कम होते जाना और मिट्टी का अपरदन जैसी दो समस्याओं को गांवों में कृषि के लायक बेकार पड़ी जमीनों और सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर कारगर ढंग से रोका जा सकता है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम काटते तो 10 पेड़ हैं और उसकी जगह लगाते एक ही पेड़ हैं। हमारा कर्तव्य केवल पेड़ लगाकर ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उनकी उस अवस्था तक देखभाल भी करनी चाहिए जब तक बढ़ने के लिए उन्हें देखभाल की आवश्यकता न पड़ने लगे। मिश्रित मछली पालन इकाई 19 भाग 19.9.2 में भी देखिए। और ऊंचे मूल्य की सब्जियों और फलों की खेती बहुत अधिक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन हमारे किसान अधिक उत्पादन के बारे में चौकस रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे गांव की बाज़ारों में भरमार हो जाएगी और इसकी वजह से कीमतें कम हो जाएगी। ग्रामीण सहकारी समितियों को एक ऐसी राष्ट्रीय श्रृंखला जो विपणन, भंडारण और वितरण के कामकाज को संभाल सके के बनने से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ होगा। हमारे आहार में प्रोटीन और वसा की बहुत कम मात्रा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की खेती को बढ़ाने के लिए सुगठित विपणन और संसाधन नेटवर्क की जबरदस्त आवश्यकता है, जो हमारी जनता में कुपोषण के शिकार लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसी तरह तेल तार सहित तिलहन की फसलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आजकल खाद्य तेल का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। मालदार राष्ट्रों में अधिक चर्बी खाना नापसंद किया जाता है, क्योंकि इससे हृदय रोगों की समस्या और गंभीर हो जाती है। लेकिन हमारे देश में कुछ संपन्न व्यक्तियों को छोड़कर भोजन में ज़्यादा चर्बी खाना न केवल अपेक्षित है बल्कि आवश्यक है, क्योंकि चर्बी न केवल खाद्य कैलोरियों की सांद्रित स्रोत है बल्कि कुछ विटामिनों के लिए महत्वपूर्ण साधन भी है। प्रति व्यक्ति कम कपड़ा मिलना भी दूसरी चिंताजनक बात है। हमारे उन क्षेत्रों में भी जो कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छे हैं, कपास की प्रति हेक्टेयर पैदावार सिर्फ 310 किलोग्राम है, जबकि मिस्र में 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज होती है। मिस्र में कपास उत्पादन का प्रबंध सहकारिता के आधार पर किया जाता है और निजी मालिकों के अधिकारों में कोई दखल नहीं दी जाती। कपास, चावल, मूंगफली, गन्ना और बागान फसलों के हानिकारक जीवों और मवेशियों के संक्रामक रोगों के नियंत्रण में व्यक्तिगत प्रयास बेकार रहते हैं। अतः इनके लिए गांव या ग्रामीण खंड के सामुदायिक कार्य ही कारगर साबित हो सकते हैं। हमारे गांवों की तात्कालिक आवश्यकता ऐसी सहकारिता समितियों की है जो कुशलतापूर्वक कार्य करें और जिनके पास पौधों और पशुओं की सेहत की देखभाल कर सकने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों। बह जाने वाले पानी को तालाबों में जमा करके बचाना, भूमिगत जल संसाधनों का उचित उपयोग, कृषि अपशिष्टों का उपयोग तलाश करना और सौर पवन ऊर्जा का उपयोग तथा बायोगैस संयंत्रों को लगाना कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनकी ओर ध्यान देकर ग्राम सहकारी समितियां एक अनुकरणीय भूमिका निभा सकती हैं, रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर सकती हैं और महात्मा गांधी के अंत्योदय के सपने को साकार कर सकती हैं। यह एक विरोधाभास ही होगा कि हम खाने के लिए तो पर्याप्त अनाज पैदा कर लें, लेकिन हमारी अधिकांश जनता के पास उस अनाज को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा ही न हो। 20.6 कृषि में बायोटेक्नोलॉजी। दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही आबादी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज का उत्पादन कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा भारी काम है और एक चुनौती है। कृषि की परंपरागत पद्धति इस स्थिति का सामना कर सकने में असमर्थ है। हाल ही के वर्षों में बायोटेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरी है जो कृषि के आजकल की समस्याओं की हल सुझा सकती है। आगे बढ़ने से पहले यह अच्छा रहेगा कि हम पहले यह जान लें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैव प्रणालियों आजकल बायोटेक्नोलॉजी ने इस अवस्था तक प्रगति कर ली है कि ऐसे पौधे उगाए जा सकते हैं जिनमें अनेक उन्नत लक्षण हों, ज़्यादा पैदावार, रोगों के लिए प्रतिरोधक क्षमता, उन्नत पोषण गुण और पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलन आदि इन उन्नत लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। उन्नत पौधों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रजनन प्रक्रिया है।
प्रजनन द्वारा जनकों के एक या अधिक अनुकूल लक्षणों को मिलाकर उनकी संततियों में पहुंचा दिया जाता है। यह उद्देश्य के लिए पौधे तैयार करने के लिए वैज्ञानिक अनेक विधियां अपनाते हैं। सबसे सामान्य तरीके हैं, पहला परंपरागत विधि, जिसमें बीजों और प्रकंद को पौधे तैयार करने के लिए आधारभूत सामग्री के रूप में काम में लाया जाता है। दूसरे तरीके में पादप कोशिकाओं के एक महत्वपूर्ण गुण का उपयोग करते हैं और यह गुण है पौधे का कोई भी कोशिका एक पूरे पौधे को जन्म दे सकती है। इस तथ्य के आधार पर किसी भी कोशिका या कोशिकाओं के समूह को या पौधे के किसी भी भाग को, जैसे कि तने, पत्ती आदि के टुकड़ों को प्रयोगशाला में उचित नियंत्रित परिस्थितियों में एक पोषक माध्यम पर उगाया जा सकता है। इस विधि को उत्तक संवर्धन कहते हैं और इस विधि से हम पुष्पन, बीजों के उत्पादन और उनके अंकुरण की अवस्थाओं के बिना ही पौधों को शुद्ध प्रजनन प्रकार तैयार कर सकते हैं। हमारे फसल सुधार कार्यक्रम में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है और गेहूं, चावल, मक्का तथा अनेक दूसरे पौधों की किस्मों को सुधारने में इस तकनीक को काम में लाया जा रहा है। यह विधि न केवल आज की फसलों के लिए बल्कि नए किस्म के पौधे और नई फसलें तैयार करने के लिए भी उपयोगी हैं। ये पौधे और फसलें तैयार होने में कम समय लेने के कारण अल्पावधि की फसलें कहलाती हैं। इनसे पैदावार अधिक होती है और ये रोगों तथा पर्यावरण की दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी किस्म की होती हैं। फसल सुधार में लगे हुए कृषि वैज्ञानिकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उनमें से एक समस्या यह है कि अनेक नई विकसित की गई फसलों के भ्रूण वृद्धिरोध के शिकार हो जाते हैं, अर्थात वे प्राकृतिक रूप से जीवित नहीं रहते। लेकिन उत्तक संवर्धन द्वारा इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर ली गई है। ये भ्रूण प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में एक पोषक माध्यम में उगाए जाते हैं और बाद में खेतों में लगा दिए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में एक दूसरी तकनीक ने कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें किसी विशेष पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को किसी दूसरे पौधे के आनुवंशिक पदार्थ के प्रतिस्थापन या योग द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी एक पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को लगा देते हैं या पहले वाले पौधे के आनुवंशिक पदार्थ में दूसरे पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को मिला देते हैं। आप फलियों वाले पौधों और उनके नाइट्रोजन यौगीकरण के गुण से पहले से ही परिचित हैं। आजकल वैज्ञानिक इस आनुवंशिक पदार्थ को, जो फलियों वाले पौधों को इस लायक बनाता है कि वे नाइट्रोजन को यौगीकृत कर सकें, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विभिन्न पौधों में स्थानांतरित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर इसमें सफलता मिल गई तो यह कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर फलों के बाग लगाए जाएं तो फलों की पेड़ों की ऊंचाई और आकार इच्छानुसार होगा, ताकि उनका प्रबंध आसानी से किया जा सके। फलों का आकार, रंग और वजन एक समान होगा, इनका स्वाद और पोषण मान एक जैसा होगा तथा ये फल एक ही समय में पकेंगे। इससे फलों का तोड़ना, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, डिब्बाबंदी और संसाधन आदि भी आसान हो जाएंगे। अब तक हमने पौधों के सुधार में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ अनुप्रयोगों की चर्चा की। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी हमारे पशुओं के नस्ल की सुधार में भी बहुत उपयोगी है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से अच्छी नस्ल के पशुओं को बड़ी संख्या में और थोड़े समय में पैदा करना संभव हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छी नस्ल की गाय के अंडाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए उसे हार्मोन द्वारा उपचारित किया जाता है। निषेचन के बाद इन भ्रूणों को निकालकर दूसरी सेहतमंद गायों में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, जिन्हें सरोगेट मां कहते हैं। इस तरह हम अल्पकाल में ही अच्छी नस्ल की अनेक बछड़े बछड़ियां प्राप्त कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न नई संभावनाओं ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने नई नई परियोजनाओं में पैसे लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को तो यह आशंका भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जल्दी ही फैक्ट्रियों में कृषि यानी फैक्ट्री फार्मिंग पर एकाधिकार कर लेंगे और खाद्य वस्तुओं का उत्पादन भारी मात्रा में शुरू हो जाएगा। इससे कीमतें इतनी कम हो जाएंगी कि विकासशील देशों के परंपरागत किसान शायद इसके मुकाबले टिक न पाएं और दिवालिये हो जाएं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
संयुक्त व्यापारिक जोखिम और पर्याप्त तकनीकी स्थानांतरण से बायोटेक्नोलॉजी विश्व की उन सभी कृषि संबंधी नीतियों के लिए वरदान साबित होगी जो भविष्य पर नजर टिकाए रखती हैं। 20.7 इस चैप्टर का सारांश। आज हम शुष्क प्रदेशों, सूखी भूमि और पहाड़ी प्रदेशों जैसे क्षेत्रों को कृषि कार्यों के लिए लाभकारी ढंग से काम में ला सकते हैं। यह सब फसलों की अनेक किस्मों और पशुओं की नस्लों जो इन प्रदेशों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं के उपयोग के कारण संभव हुआ है। अपनी परंपरागत पद्धतियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर हम इन क्षेत्रों को और अधिक उत्पादक बना सकते हैं। हमारी खेती की जमीनों का काफ़ी बड़ा हिस्सा क्षारीयता और लवणता की समस्या से प्रभावित है। इस तरह की मिट्टियों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनसे फसल की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। उपयुक्त पेड़ और घास उगाकर क्षारीय मिट्टियों को काम में लाया जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। बाद में इस प्रकार की मिट्टी में चावल या गेहूं की क्षार प्रतिरोधी किस्में उगाई जा सकती हैं। लवणीय मिट्टी के प्रबंधन में जल निकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी जमीनों पर जिनकी जल निकास व्यवस्था अच्छी है, ज्वार, मक्का और गेहूं के लवण प्रतिरोधी किस्मों की खेती लाभकारी रहती है। आधुनिक कृषि का लक्ष्य न्यूनतम समय, जगह और ऊर्जा के इस्तेमाल से अधिकतम अनाज पैदा करना है। आजकल की खेती से अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या ऊर्जा की है। हम गैर नवीकरणीय संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर हैं। ये संसाधन सीमित होने के कारण ही जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। हमें अधिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आधुनिक विज्ञान को काम में लाना चाहिए, जिससे कि गैर नवीकरणीय पदार्थों का उपयोग कम किया जा सके। हमें अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना होगा तथा विकसित सस्यन पद्धति अपनानी होगी और रासायनिक उर्वरकों, जैव खाद या कार्बनिक खाद तथा जीवनाशकों का उचित मात्रा में इस्तेमाल करना होगा। दूसरी समस्या उत्पादन की है। अगर कम उत्पादन हुआ तो भूखमरी से मौतें होगी। उत्पादन अधिक होने से भी दूसरी तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। किसानों को उत्पादन लागत पर आधारित न्यूनतम गारंटी कीमत अदा किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अच्छे परिवहन, संसाधन और पैकिंग करने से भी उत्पादों को आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आज हमारे पास ऐसी जानकारी और प्रौद्योगिकी है जिससे वह सब पैदा किया जा सकता है जिसकी हमारे देश को आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों को खाना नसीब नहीं होता क्योंकि उनमें खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। रोजगार देने के जोरदार अभियान से इस स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा ग्राम सहकारी समितियों की श्रृंखला किसानों की दूसरी समस्याओं जैसे विपणन, भंडारण और वितरण को सुलझा सकेंगी। बायोटेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में तेजी से उभर रही है, जिससे कृषि के विकास में नए आयाम संभव हो गए हैं। 20.8 जिसमें लास्ट में कुछ बोध प्रश्न हैं, उन बोध प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों में कृषि के बारे में संक्षेप में लिखिए। शुष्क प्रदेश में कृषि के बारे में संक्षेप में लिखिए। सूखी भूमि के बारे में कृषि के बारे में संक्षेप से लिखिए। पहाड़ी प्रदेश के क्षेत्रों में भी कृषि के बारे में संक्षेप से लिखिए। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आधुनिक कृषि से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं के बारे में संक्षेप से लिखिए। तीसरा, मनुष्य के उत्पादन करने की वैज्ञानिक क्षमता और उस उत्पाद को काम में लाने की सामाजिक अक्षमता के बीच संतुलन नहीं है, इस कथन को उचित सिद्ध कीजिए। चौथा पॉइंट है, बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है आपकी इकाई 20 और अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम पढ़ेंगे इकाई 21 भोजन एवं पोषण। तो इस इकाई से जुड़े सारे बोध प्रश्नों को आप तैयार कर लें और बोध प्रश्नों को तैयार करें अपने नोटशीट में इस लेक्चर के सहारे। तो आपने एक बार लेक्चर को सुना, एक बार पूरे नोटशीट को तैयार करेंगे बोध प्रश्नों को तैयार करने के समय, और फिर दोबारा जब उन नोटशीट को आप अध्ययन करेंगे या एक बार नज़र लगाएंगे उसके ऊपर पूरी थॉरो, तो इसमें आप 100% इस चैप्टर के एक एक पहलुओं पर आपका ध्यान चला जाएगा और आप इसको आत्मसात कर पाएंगे और एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाने का आप में वो सारी खूबियाँ आ जाएगी। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।